नमस्कार दोस्तों। सपोज आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, बुखार होता है, दिक्कत होती है आपके शरीर में, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद क्या आप डायरेक्टली ऑपरेशन करा लेते हो? आप पहले पता करते हो ना कि प्रॉब्लम क्या है। पता चला कि प्रॉब्लम हार्ट में था, दिल में था और आपने ऑपरेशन करा लिया किडनी का। तो वैसा ही कुछ आप बजट के साथ देख सकते हैं। 1 फरवरी कल यहां पर बजट आने वाला है और बहुत से लोग देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपको पहले से पता नहीं होगा कि प्रॉब्लम क्या है हमारे इकोनॉमी के अंदर, तो शायद बहुत लोगों को यह समझ ही नहीं आएगा कि यह बजट अच्छा था, खराब था, कैसा बजट गया है। तो यहां पर इस बजट को अच्छे से एनालाइज करने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि हमारे इकोनॉमी के अंदर कौन सी वो मेन प्रॉब्लम है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 5 बिगेस्ट चैलेंजेस बिफोर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, ये पूरा जो बजट पेश करने वाली हैं, उनके सामने कौन सी बड़ी दिक्कत है जिसको यहां पर उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका स्टडी आई आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, हम पढ़ क्यों रहे हैं। आपको पता है ऑलरेडी लॉकडाउन, कोरोना वायरस, इन सब की वजह से जो रिसेशन आया है, जो इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है जीडीपी में, इन सबके बीच साथ में हमारे पास चैलेंजेस हैं। जो नेबर्स हैं हमारे, उसके साथ स्टैंड ऑफ देखने को मिल रहा है, चाइना के साथ। इन सारी चीजों को देखते हुए निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि इस बार का बजट इट विल बी लाइक नो अदर, मतलब कि अभी तक का सबसे अलग बजट होने वाला है। तो यहां पर अगर निर्मला सीतारमण जी को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करनी है तो ये 5 चैलेंजेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो 5 चैलेंजेस की हम बात करने जा रहे हैं अभी, वो मैं आपको बता दूं कोविड-19 के समय नहीं, कोविड-19 से पहले वो चलते आ रही हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से और ज्यादा भयानक हो गई हैं। तो यहां पर चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम, और वो है दोस्तों डोमेस्टिक डिमांड। ध्यान रखिएगा, जब हम जीडीपी की बात करते हैं, जीडीपी इतनी नीचे आई है, तो जीडीपी का फॉर्मूला क्या है? C+I+G, मेनली यही कहते हैं, प्लस NX, उसको हम साइड कर देते हैं। तो यहां पर जो प्राइवेट कंजम्पशन है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है और जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, इसी से हमारी जीडीपी बनती है। जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, जितना ज्यादा सरकार एक्सपेंडिचर करेगी, हमारी जीडीपी उतनी बढ़ेगी। तो यहां पर ये जो प्राइवेट कंजम्पशन है ना, वो बहुत नीचे के स्तर पर आ चुका है। और मैं आपको बता दूं कि जीडीपी में जो वेटेज है सबसे ज्यादा, 50% से ज्यादा वेटेज ये प्राइवेट कंजम्पशन का है। और अगर कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, डिमांड नहीं बढ़ेगी, तो नो मैटर आप गवर्नमेंट कितना खर्च कर ले, कुछ भी हो जाए, हमारी जीडीपी नहीं बढ़ पाएगी। और यहां पर पिछले कुछ समय से देखने को मिला है कि जो कंजम्पशन है वो ऑलरेडी निचले स्तर पर आ चुका है। स्पेशली यहां पर 2017 के बाद आप देख सकते हो कि यहां पर जो कंजम्पशन है, जो ग्रोथ होनी चाहिए हमारे कंजम्पशन में, ये हर साल के ग्रोथ को दर्शा रहा है। तो यहां पर आप देख पाओगे 2017 में जो ग्रोथ है प्राइवेट कंजम्पशन में, ये 7-8% पहुंच गया था। उसके बाद से लगातार आप देखिए यहां पर जो कंजम्पशन में ग्रोथ है वो नीचे आती जा रही है। और 2020-21 का जो वित्तीय वर्ष है, इसमें तो आपको पता ही है कि कितना तेजी से गिरावट हुआ है कोविड-19 की वजह से। यहां पर जो पूरी लॉकडाउन लगा था, लोगों की नौकरियां गई, तो जब पैसा नहीं रहेगा लोगों के पास, तो लोग खर्च कैसे करेंगे? तो जो डिमांड है, इसको रिवाइव करना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको आंकड़ा दिखाता हूं, हाउस, घर का जो डिमांड है, आप देखिए नवंबर 2019 में, 2019 में ये 22% था और ये घटकर आप देखिए 15% हो गया है। सेम कार के साथ देखिए 30% था, ये घटकर 21% हो गया। ऑल्दो अगर आप देखोगे पिछले 1-2 महीने से, तो यहां पर इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन डिमांड ओवरऑल अगर आप देखिए यहां पर, तो बहुत तेजी से डिक्लाइन हुआ है, जैसा कि आप इस चार्ट के अंदर देख सकते हो। तो पहला चैलेंज है कि डिमांड को कैसे बढ़ाया जाए, वो आपको नोटिस करना है, जो आगे आने वाला बजट है हमारा। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है, डिसेंट जॉब्स क्रिएट करना। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं। पिछले कुछ वर्षों से अगर आप देखोगे, 2010-11 के बाद से लगातार हमारे देश के अंदर जो डिसेंट जॉब्स हैं, जो सैलरीड क्लास जिसको कहते हैं ना, डिसेंट जॉब मैं जब कहता हूं तो एक कैजुअल लेबर होता है। तो जब लोग कैजुअल लेबर से शिफ्ट होते हैं सैलरीड क्लास की तरफ, ये एक अच्छा इंडिकेशन होता है, मतलब बेटर जॉब मिल रहा है। तो आप देख सकते हो 2011-12 में जो सैलरीड क्लास थी वो 18% था और जो कैजुअल लेबर की संख्या थी वो
30% के आसपास थी, और बाकी का जो 52% है ये सेल्फ एम्प्लॉयड थे, खुद से जो बिजनेस करते हैं, छोटे मोटे ये जो भी है, वो 52% था। तो आप देख सकते हो 2018-19 का आंकड़ा क्या कह रहा है कि कैजुअल लेबर में यहां पर गिरावट आई है और सैलरीड क्लास में बढ़ोतरी आई है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन क्या हुआ है, जो कोरोना वायरस का पैंडेमिक और उसके इवन थोड़ा सा पहले भी अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं 2018 मार्च 2018 से आप देख सकते हो कि यहां पर इनफैक्ट जो सबसे उछला स्तर था वो आप देख पाओगे मार्च 2020 में, जब कोविड-19 का लॉकडाउन लगा था, उसके जस्ट पहले आप देखिए जो सैलरीड क्लास था ये 21.4% के आसपास था। लेकिन उसके बाद से आप जस्ट देखिए कितना तेजी से गिरावट हुआ है। जो सैलरीड क्लास है उन्होंने अपनी नौकरी खोई है 21%, 17%, और थोड़ा सा यहां पर दिसंबर के महीने में बढ़ोतरी हो गई है वापस 18%। मतलब कहने का क्या है कि जो सैलरीड क्लास में हमने बढ़ोतरी पाई थी 24% तक, ये घटकर अब वापस से 17-18% आ गया है। तो डिसेंट जॉब जब तक नहीं होगा तो लोग खर्च कैसे करेंगे? तो जो मैंने आपको बताया यहां पर कि डिमांड जनरेट करना है, तो ये बेसिकली रिलेट करता है जॉब से ही। जब तक आप डिसेंट जॉब नहीं क्रिएट करोगे यहां पर डिमांड नहीं बढ़ पाएगी। तो दूसरा चैलेंज है डिमांड, जो जॉब है डिसेंट जॉब, उसको किस तरह से क्रिएट किया जाए वो आप बजट में जरूर देखिएगा। तीसरा है यहां पर रिवाइविंग एनिमल स्पिरिट। देखिए जब रिवाइविंग एनिमल स्पिरिट की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहां पर इन्वेस्टमेंट की। यहां पर जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जीडीपी इक्वल्स टू व्हाट, सी प्लस आई प्लस जी। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है आई की जो हम बात कर रहे हैं उसको बढ़ाने की जरूरत है। मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं, आप देखिए यहां पर ये चार्ट दिखा रहा है कि नया प्रोजेक्ट कितना अनाउंस किया गया था उस वर्ष के अंदर। तो आप देख सकते हो 2018 में इतना नया इन्वेस्टमेंट आया, अनाउंस किया गया, 2019 में इतना इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया गया। उसके बाद आप देखिए कोरोना वायरस पैंडेमिक और उसके जस्ट पहले भी यहां पर आप देख सकते हो अप्रैल मार्च के समय से जो नया इन्वेस्टमेंट की संख्या आप देखिए कितना तेजी से डिक्लाइन हुआ है, कुछ भी नहीं है, इट हैज बीन जस्ट वॉश आउट। तो यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन्वेस्टमेंट शायद नहीं हो रहा है हमारे इकोनॉमी के अंदर। इनफैक्ट जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहां पर हम बात करते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की। तो ये सिर्फ पैंडेमिक से रिलेटेड नहीं है। यहां पर आप देखिए 2007-8 जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके जस्ट पहले यहां पर आप देख सकते हो 36% ऑफ जीडीपी। 36% ऑफ जीडीपी का मतलब क्या है? सपोज मैं कहता हूं हमारी जीडीपी 200 लाख करोड़ है, तो 200 लाख करोड़ का 36% कितना होगा? इट इज 72,000 करोड़ आएगा, राइट? तो 72,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था 2007-8 के समय। लेकिन उसके बाद से देखिए हमने कभी भी 36% ऑफ जीडीपी अचीव नहीं किया। यहां पर अब हम कितना आ चुके हैं ऐसा बताया जा रहा है 24%। तो अगर इतना तेजी से गिरावट होगा, यहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इधर से ही हुआ है, 2016-17 के बाद से ही यहां पर गिरावट स्टार्ट हो गई थी और आप देखिए 24% तक आ गए हैं। तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की जरूरत है। जो एनिमल स्पिरिट है देश के अंदर, डिमांड जनरेट करो, जॉब जनरेट करो, और जॉब कैसे जनरेट होगा? जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब फैक्ट्रीज लगेंगी तभी तो जॉब होगा। तो हर एक चीज इंटरलिंक्ड है यहां पर। तो तीसरा चैलेंज है इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाया जाए। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, इसको 24% से वापस से 30% के ऊपर लाना है। ये कैसे लाया जाए ये आप देखिएगा बजट के अंदर। अगला वाला जो फोर्थ चैलेंज है दोस्तों वो है आपका क्रेडिट को बढ़ाना। देखिए हमने बात किया इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा? जब यहां पर उधार मिलेगा, लोन मिलेगा बिजनेसेस को अच्छे से। तो जो क्रेडिट का प्रॉब्लम चल रहा है इस समय देश के अंदर, ऑल्दो अगर आप देखोगे तो आरबीआई ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी रहे हमारे इकोनॉमी के अंदर, लेकिन स्टिल आप कंपेयर करिए पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले तो यहां पर आपको मिलेगा कि प्रॉब्लम चल रही है। और सिर्फ क्रेडिट की प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर अगर आप देखोगे तो जो बैड लोन की संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। आप मतलब एक तरफ आप चाहते हो कि क्रेडिट बढ़ाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, जितना ज्यादा आप क्रेडिट दोगे दूसरी तरफ यहां पर बैड लोन की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि जो बैंकों ने पैसा दिया था वो पैसा वापस नहीं आता है, जिसकी वजह से अगेन जो कैपिटल है बैंक का वो लूज होता है। तो यहां पर आपको याद होगा मैंने एक रिपोर्ट भी बनाई थी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, और यहां पर आपको बताया था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कि सितंबर 2020 में जो बैड लोन है वो आपका 7-8% के आसपास आ गया था, लेकिन ये ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा सितंबर 2021 में, ऐसा यहां पर अंदाजा लगाया गया है आरबीआई के द्वारा। तो ये काफी ज्यादा चिंताजनक स्थिति हो जाएगी। और यहां पर आप देख सकते हो जो क्रेडिट है, यहां पर जो नॉन फूड क्रेडिट की बात करते हैं, मतलब फूड से अलावा जितने क्रेडिट दिए जाते हैं लोन के तौर पर, आप यहां पर देख सकते हो 2019 से ही बड़ी गिरावट यहां पर हमें देखने को मिल रही थी, और पैंडेमिक के बीच में तो यहां पर नेगेटिव में ये चला गया था। मतलब कि प्रॉब्लम हो रही है यहां पर क्रेडिट में, इसकी वजह से देखना होगा। इसके अलावा क्या होता है कि बैड लोन की संख्या बढ़ती है तो इसकी वजह से जो कैपिटल है, मतलब कि जो देखो
बैंक लोन कब देगा? बैंक लोन तभी देगा जब उसके पास कैपिटल होगा। कैपिटल क्या होता है? जो उसके जो ओनर होते हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक, उसकी ओनर कौन है? जैसे 50% से ज्यादा ओनर कौन है एसबीआई के अंदर? सरकार है। तो सरकार कैपिटल डालती है उसके अंदर। तो जब बैंकों के पास एनफ कैपिटल होगा तभी वो लोन दे सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो इंडोनेशिया के पास सबसे ज्यादा कैपिटल है, जो टियर 1 कैपिटल कहते हैं 21%। भारत का काफी नीचे है 14%। इसको हमें बढ़ाने की जरूरत है टियर 1 कैपिटल को। जब तक ये नहीं बढ़ेगा क्रेडिट नहीं बढ़ सकता। फिर लास्ट में है दोस्तों आखिरी चैलेंज जो कि ध्यान देने की आवश्यकता है, वो है आपका एक्सपेंडिचर करना। सरकार ज्यादा एक्सपेंडिचर करे। इवन इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो ओवरव्यू मैंने बनाया था उसमें भी आपको बताया था, उसमें बोला हुआ है कि सरकार को अच्छे से एक्सपेंडिचर करना चाहिए, ज्यादा उधार लेकर एक्सपेंडिचर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीडीपी का मैंने अभी फिर से वापस से फॉर्मूले पर आता हूं, C+I+G। तो यहां पर प्राइवेट कंजम्पशन उतना नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो जिम्मेदारी किसके ऊपर ज्यादा आएगी? वो आएगी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के ऊपर। तो जो हमारी 3 इंजन हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, ये सारी चीजें नहीं चल रही है। तो यहां पर सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि ज्यादा एक्सपेंडिचर करे। लेकिन इसमें भी एक और चैलेंज है कि सरकार जो एक्सपेंडिचर करती है वो किसके ऊपर करती है? क्या सरकार सैलरी देने में, पेंशन देने में, सब्सिडी देने पे खर्चा करती है? तो उससे हमारे इकोनॉमी को फायदा नहीं होगा। उससे उल्टा क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अगेन दिक्कत है। आपको पता है पिछले कुछ समय से इन्फ्लेशन 7% के ऊपर चल रहा था, जिसकी वजह से आरबीआई को भी डर लग रहा था। तो यहां पर क्या है कि सरकार को जो एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि एसेट का निर्माण करना चाहिए, रोड, बिजली, जिससे सरकार को कुछ रिटर्न आए। जैसे रोड बनेगा तो टोल कलेक्ट करेगी सरकार, तो जो रिटर्न आने वाले इन्वेस्टमेंट होते हैं उसके ऊपर सरकार को ध्यान देना है। इससे इन्फ्लेशन उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये ग्रोथ को बढ़ाएगा। आगे चलकर सरकार का और रेवेन्यू बढ़ सकता है। तो इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना है। वो कैसे करेंगे निर्मला सीतारमण जी? वो आपको देखना होगा बजट के अंदर, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, वो जितनी भी चीजें होंगी। बट आई होप कि ये जो वीडियो था जहां पर 5 बिगेस्ट चैलेंजेस की मैंने बात की, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा हमें बजट के अंदर देखना। एंड आई होप कि इस वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आपको कई सारे जो आंसर्स हैं बजट के अंदर वो आपको और अच्छे से समझ में आएंगे कि सरकार ये कदम ले रही है तो क्यों ले रही है। तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि अगर हमारे इंडियन रूपी नीचे जाती है, मतलब डिप्रिशिएट होती है, उस केस में आरबीआई या फिर सरकार कौन सा स्टेप नहीं लेती है, ये बताना है। इसमें से 3 स्टेप सही है जो कि सरकार ले सकती है, आरबीआई ले सकती है, लेकिन एक स्टेप इस केस में नहीं लेती है। इंडियन रूपी गिरने में, उसको सुधरने में कुछ मदद नहीं करेगा। वो कौन सा स्टेप है? इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।